सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए इस वीडियो में हमारे ज्वेलरी सेक्टर को कंटिन्यू करते हैं। दो बिजनेस है मार्केट में, सबसे ऑलमोस्ट आप देखोगे जितनी भी कंपनियों को हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट लोवेस्ट पीई पे ट्रेड करते हैं मार्केट। इन दोनों कंपनियों को बहुत ही कम वैल्यू देता है। बेसिकली क्यों देता है, वो सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। बिजनेस का यहाँ से आउटलुक कैसा दिखता है, इनका जो बेसिकली कैसे ये लोग ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, क्या इनका विजन है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब आपने फाइनेंशियल नंबर तो हमने बहुत सारे क्वार्टरों से डिस्कस किया है। जिस तरह की बिजनेस की ट्रैजेक्टरी चल रही थी उन्हीं एस्पेक्ट्स में नंबर आए हैं। फ्रॉम द फेस ऑफ इट अगर आप देखोगे ना सेनको गोल्ड के नंबर्स को, तो आपको देखिएगा टॉप लाइन इनका काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। बट उसके बाद सारी चीज़ों में बहुत सारी दिक्कतें आपको दिखती है, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली आपको आरबीजेड के केस में भी दिखेगा। तो एक ही करके समझते हैं। तो देखिए, पहले बात करता हूँ मैं आपसे सेनको गोल्ड के केस में। अब सेनको गोल्ड के केस में क्या है ना, ये इसका बिजनेस मॉडल जब आप बाकी कंपनियों से कंपेयर करते हो, कल्याण, टाइटन, गडगिल, इनसे कंपेयर करते हो, तो कैसे अंतर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सेनको गोल्ड का मॉडल क्या है। ये लोग क्या करते हैं, इनके जितने भी स्टोर्स हैं आपके, मान लीजिए वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इन जगहों पे ज़्यादा स्टोर्स हैं इनके। ये लोग अपने जो ज्वेलरी होता है उसको अपने वेस्ट बंगाल वगैरह में तो बेचते ही हैं, टीयर 1 सिटीज़ में बेचते हैं। एट द सेम टाइम आपका जो टीयर 2 सिटी होता है, टीयर 3 सिटीज़ होता है, वहाँ पे भी इनके शॉप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे भी ये लोग बेचते हैं। अगर आप प्रेजेंटली देखोगे, इनका लगभग 209 स्टोर्स हो गया है। इस क्वार्टर में आई थिंक 5 या 7 स्टोर्स उन्होंने खोला है। और पूरे साल के अंदर भाई 20 से 22 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं। अब इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये अपने अपने स्टोर्स में बहुत अलग अलग तरह के जो भी इनके आर्टिजन्स वगैरह होते हैं उनसे बना के डिजाइन वगैरह रखते हैं। तो क्या होता है, सेनको गोल्ड का जो बिजनेस मॉडल है ना, उसके अंदर इनको क्या होता है, अपने स्टोर्स में बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है उसको दिखा के रखना पड़ता है। उससे क्या होती है, उससे जो कंपनी है उसके पास जो इनके स्टोर्स है वहाँ पे जो इनकी इन्वेंट्री होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको समझना है, तो जैसे कल्याण ज्वेलर्स है या फिर पीएन गडगिल है, अगर आप इनकी इनको देखोगे ना, इनका जो इन्वेंट्री टर्न है, मतलब कितना इन्वेंट्री, मान लो 100 किलो सोना है, उससे वो लोग कितना रेवेन्यू अर्न कर पाते हैं। तो अगर आप पीएन गडगिल को देखोगे, तो वो 100 रुपये के सोने पे मान लो 300 साढ़े 300 रुपये का रेवेन्यू अर्न करता है। वही अगर आप कल्याण ज्वेलर को देखोगे, तो वो भी मान लो आपका 300 से लेकर 400 करोड़ रुपीज़ के बेसिस, 300 से 400 रुपीज़ अर्न करता है। अब जो कल्याण ज्वेलर है ना, उसका जो इन्वेंट्री टर्न है पिछले 3 4 सालों में काफ़ी बढ़ा है। पहले वो इन्वेंट्री टर्न मान लो आपको 2 ढाई के बीच में रहता था, अभी वो बढ़ के 3 साढ़े 3 के बीच में हो गया है। ये कैसे हुआ है, इन्वेंट्री टर्न बढ़ना आपको क्या दिखाता है, इन्वेंट्री टर्न का इंक्रीज होना आपको एक इंडिकेशन देता है। कंपनी की जो आरओसी है वो आपकी बढ़ रही है, कंपनी की जो आरओई प्रोफाइल है वो आपकी बढ़ रही है। इसका एक बेसिकली इंडिकेशन होता है। कहने का मतलब क्या है, जो कंपनी है वो अपने इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ का अगर आप जानोगे ना, तो आपको सेंको गोल्ड के बिजनेस के अंदर क्या क्या दिक्कतें चल रही है, आपको उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो देखिए, अब सेनको गोल्ड जो है, इनका जो पूरा इन्वेंट्री टर्न है अगर आप उसको निकालोगे तो ऑलमोस्ट 2 सवा 2 के बीच में रहता है। अब ये जो इन्वेंट्री टर्न है, अगर आप देखोगे सेक्टर में जो बड़े लीडिंग प्लेयर्स हैं उनसे ऑलमोस्ट सबसे कम है। अब ये कम क्यों है, ये जो मैंने आपको अगेन स्टार्टिंग में पॉइंट बोला कि सेनको गोल्ड जो है अपने स्टोर्स के अंदर जो अपने इन्वेंट्री रखता है, मतलब जो डिजाइन रखता है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जब आप इसको बाकी कंपनियों से कंपेयर करते हो। तो सेनको गोल्ड के केस में ऐसा क्यों होता है और इसका रिजल्ट क्या दिखता है। तो देखिए, क्या होता है, आप सेनको सेनको गोल्ड है, मान लो एक कल्याण का शॉप है, ठीक है। उसके यहाँ मान लीजिए कुछ 500 वैरायटी ऑफ डिफरेंट ज्वेलरी रहती है। वही सेनको की केस में क्या होता है, उसी शॉप के अंदर मान लो 500 की जगह वो 1000 या 1500 वैरायटी की पूरी ज्वेलरी रहती है। तो उससे क्या होता है, जो आपका कस्टमर आता है वो अलग अलग ज्वेलरी देखता है, वो तो परचेज उसी तरह से करता है। या फिर कहने का मतलब ये भी हो गया, अगर आपकी फुटफॉल्स शॉप में ज़्यादा भी है, तो फिर भी जो आपकी इन्वेंट्री है वो आपके आपके शॉप पे बहुत समय के लिए रह जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको समझना है, तो जैसे हमने पीएनजीएस रेवा को डिस्कस किया है, तो वहाँ पे हमने ये देखा है कि जैसे डायमंड ज्वेलरी होती है, वहाँ पे आपका जो इन्वेंट्री टर्न होता है वो भी आपका बहुत कम होता है, बिकॉज वहाँ पे डिजाइन लेड ग्रोथ होती है। बट वहाँ पे आपको मार्जिन ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन सेनको के केस में क्या होता है, यहाँ पे इन्वेंट्री टर्न जो है वो आपका कम है। जो आपकी स्टोर है वहाँ से जो इन्वेंट्री निकलने का समय होता है वो आपको ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, जो सेनको गोल्ड जितना भी रेवेन्यू अर्न करता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको जो अपने बैलेंस शीट पे इन्वेंट्री रखना पड़ता है वो उसको ज़्यादा रखना पड़ता है, विज अविज व्हेन आई एम कंपेयरिंग इट विद कल्याण और आपका गडगिल। तो इस चीज़ों का रिजल्ट क्यों होता है, इस चीज़ों का रिजल्ट अगर आप देखोगे ना, तो इनकी जो पूरी मार्जिन की जो कैसे रहता है, इनकी जो हेजिंग पॉलिसी है, उस चीज़ों का जो क्रक्स है, आपको इनकी इन्वेंट्री की जो चीज़ों को अगर आप समझ लिए, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने ये बात किया कि इनका जो इन्वेंट्री है अपने स्टोर्स पे, उतना ही रेवेन्यू करने के लिए इनको इन्वेंट्री ज़्यादा रखनी पड़ती है। अब आप देखते हो कि पूरे ज्वेलरी सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा इन्वेंट्री क्या है, वो आपका गोल्ड है। अब गोल्ड आपको पता है, ऑल तो चलिए वो एक एसेट के रूप में होता है, बट गोल्ड इज अ बल्की कमोडिटी, जहाँ पे आपको जो रुपया है आपके बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा फंस जाता है। तो उससे क्या होता है, जो कंपनी है इसके पास जो इनकी बैलेंस शीट होती है वो आपकी स्ट्रेच रहती है। इसलिए अगर आप सेनको गोल्ड को देखोगे, इनका जो कैश फ्लो होता है वो आपका नेगेटिव रहता है। और कंपनी भी जो आपका बात करता है आने वाले यहाँ से लेके 1 से 2 सालों के लिए अपने कैश फ्लोज को पॉजिटिव करने की कोई बात नहीं करता है।
ऑल्दो अगर आप देखोगे सेनको गोल्ड के केस में, तो इनका लगभग अभी मान लीजिए 209 स्टोर्स हो गए हैं। उसके बाद भी कंपनी कुछ इस तरह की ट्रैजेक्टरी देता है। अब ये इस तरह की ट्रैजेक्टरी क्यों देता है? बिकॉज सेनको गोल्ड के जो मैनेजमेंट है वो भी इस चीज़ को जानती है कहीं ना कहीं कि इनका इन्वेंट्री टर्न कम है। उनको जो रुपया है, अपना पैसा जो है, वो अपने इन्वेंट्री मतलब गोल्ड की जो परचेस है उसको बढ़ाने के लिए रखना पड़ता है। अब इसी से रिलेटेड है इनका जो पूरा हेजिंग पॉलिसी। तो देखिए, अगर मान लो सेनको गोल्ड के केस में अगर इनकी जो इन्वेंट्री टर्न है वो आपकी ज़्यादा रहती, तो वे लोग ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर पाते, ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करते तो उससे ज़्यादा एबिटा निकलता, ज़्यादा एबिटा निकलता तो ज़्यादा इनके पास कैश फ्लोज आते, ज़्यादा कैश फ्लोज आते तो उससे इनको जो भी ये मतलब ये गोल्ड मेडल लोन्स वगैरह के लिए या फिर एमसीएक्स से जो मार्जिन कॉल आते हैं उसको प्रीमियम पे करने के लिए पैसे बच जाते। तो उस चीज़ों को पे करते तो इनकी जो भी कैश फ्लोज है वो आपकी इंप्रूव हो जाती, और उसके कारण ये लोग अपनी हेजिंग को बढ़ा पाते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेनको गोल्ड ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि अपनी हेजिंग को मान लो 80 90 या 100% पे, ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं चाहते हैं उसको रखना। रादर ये लोग चाहते हैं, बट इनकी जो बैलेंस शीट है वो उसको अलाउ अलाउ ही नहीं करता है। तो इस कारण होता क्या है? इस कारण जो अल्टीमेटली कंपनी क्या है ना, कंपनी कुछ ऐसे एक सिनारियो में आ जाता है कि जहाँ पे इनको क्या करना पड़ता है। जैसे मान लो गोल्ड की जब प्राइसेस बढ़ रही है, तो इन लोगों की जो हेजिंग होती है ये लोग उसको कम कर देते हैं। कम क्यों करते हैं? बिकॉज मानिए जब आपको गोल्ड के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, तो जो आप एमसीएक्स वगैरह पे जो आप प्रीमियम चार्ज करता है वो उसका बढ़ जाता है। जैसे आपने एमसीएक्स के केस में देखा था, पिछले कुछ क्वार्टर से उनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। वो कैसे आता है? बिकॉज वो लोग नोशनल प्रीमियम पैसा अर्न करते हैं, वो उसका बढ़ जाता है। तो इसको अगेन आप सेंट्रल गोल्ड में ला के उस पॉइंट को कनेक्ट कीजिए। तो जब गोल्ड की प्राइसेस की वोलाटिलिटी बढ़ती है, तो आपको जो पैसा मार्जिन कॉल वगैरह आने लगते हैं एमसीएक्स वगैरह से, वो आपके बढ़ जाते हैं। अब ये पैसा सेंको गोल्ड जैसी कंपनी है उसको पे कहाँ से करेगा? उसको पे करना पड़ेगा अपने कैश से, या फिर उसको डेप्ट लेना पड़ेगा। तो उसी कारण क्या होता है, जब गोल्ड की प्राइसेस में वोलाटिलिटी बढ़ती है तो उसके कारण इनके मार्जिन कॉल्स वगैरह एमसीएक्स से आते हैं। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए ये लोग अपने ये जो बेसिकली इन्वेंट्री होता है, मतलब हेजिंग होती है, उसको कम कर देता है। तो अगर आप प्रेजेंटली पिछले कुछ समय से देखोगे ना, सेनको गोल्ड का जो इन्वेंट्री है वो आपका 50 60% होता है। अब ये इन्वेंट्री का जो रिलेशन है, मतलब जो हेजिंग परसेंटेज का जो रिलेशन है, ये पूरा पूरा रिलेशन है इनके एसेट टर्नओवर से। तो अगर वो ज़्यादा होती तो इनको अपनी हेजिंग परसेंटेज बढ़ाने में भी हेल्प मिलता। तो इसीलिए ये लोग अपना जो हेजिंग परसेंटेज है उसको बढ़ा नहीं पाते हैं। तो इसी कारण इनका जो हेजिंग परसेंटेज है वो मान लो 50 60 पे आके अटका हुआ है बहुत बहुत समय से। अब क्या होगा, जैसे देखिए, अभी जैसे गोल्ड प्राइसेस स्टेबलाइज हो गई, तो उससे दो चीज़ें होती है। एक तो क्या हुआ, आपके पास जो पुरानी इन्वेंट्री थी वो एक हायर दाम की थी। तो अभी जो इन्वेंट्री है वो आपकी, मतलब अभी जो आपकी पुरानी इन्वेंट्री है वो एक हायर दाम की है। अब गोल्ड के प्राइसेस घट गई है, तो पहले जो आपको इन्वेंट्री गेंस मिल रहे थे वो अब आपको इन्वेंट्री का एक तरह से लॉस मिल रहा है। तो उस कारण में इनके मार्जिन वगैरह जो है वो आपको डिक्रीमेंट होते हुए दिखते हैं। तो ये पूरा चीज़ हो गया है। अब कंपनी यहाँ से आगे क्या करेगा? तो देखिए, अभी यहाँ से क्या होगा कि जैसे जैसे गोल्ड का प्राइसेस की जो वोलाटिलिटी है वो आपकी रिड्यूस हो गई है। तो क्या करेगा कंपनी? धीरे धीरे इनके जो प्रीमियम वगैरह पे करने पड़ते हैं एमसीएक्स वगैरह को, वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसी कारण क्या करेगा सेनको गोल्ड जो है, अपना आने वाले समय में यहाँ से हेजिंग की परसेंटेज है उसको बढ़ाने लग जाएगा। तो ये पूरा बिजनेस के केस में हो रहा है। तो ये जो कारण है इनकी जो इन्वेंट्री टर्न है उसका कम होने के कारण इनके जो हेजिंग परसेंटेज है वो उसको कम रखना पड़ता है। तो इसका जो नेट रिजल्ट होता है, इसका जो नेट रिजल्ट कहाँ पे दिखता है आपको? इसका नेट रिजल्ट दिखता है इस कंपनी का जो मार्जिन है उसके फ्लक्चुएशंस में आपको दिखता है। तो कहने का मतलब क्या है, लास्ट अगर आप फाइनेंशियल ईयर देखोगे तो इनका जो पूरा ये परसेंटेज वगैरह, मतलब इबिटा मार्जिन वगैरह थे, वो आपके 8 9 10% उस तरह से चले गए थे, जो कि ऑफकोर्स सस्टेनेबल नहीं था। तो क्या हो रहा है, जो आपका FY 27 का जो पूरा साल रहने वाला है ना, यहाँ पे ये मार्जिन का पूरा आपको रैशनलाइजेशन दिखेगा। कहने का मतलब क्या है, बैक टू द जो इनके सस्टेनेबल मार्जिन होते हैं उसकी तरफ ये लोग वापस आने की बात करते हैं। तो ये पूरा इनके सेन्वो गोल्ड के बिजनेस के अंदर हो रहा है। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे, इनका जो क्वार्टर वन का नंबर आया है, जो कि ऑल्दो एक लीन क्वार्टर होता है, उसके बाद भी इनका मार्जिन कम हुआ है। ऑल्दो कुछ और कारण भी है, एक आपका इनका कॉस्ट वगैरह बढ़ गए हैं बिकॉज ये लोग मार्केटिंग वगैरह पे खर्चा किया है। वो सारे कारण इनके हैं। एट द सेम टाइम पैट लेवल्स पे अगर आप देखोगे ना, जो इनके सेनेस ब्रांड है जहाँ से लोग लैब ग्रोन डायमंड्स हो गया, या आपके बैग्स वगैरह होते हैं, उस तरह की चीज़ों को बेचते हैं, मेंस ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं। तो उसके कारण भी कुछ वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वहाँ से इनका थोड़ा जो पैट मार्जिन है वो भी इनका अफेक्टेड हुआ है। तो कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो देखिए, इससे क्या होगा, आपको इस कंपनी का जो आने वाला 2 3 साल है ना, उसको आपको मार्केट इस तरह का वैल्यूएशन इसको क्यों देता है और इसके बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी क्या है, उसको जानने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो देखिए, अब क्या करते हैं, सेनको गोल्ड का पहले समझ लेते हैं कि FY 26 का वैल्यूशन क्या है, फिर हम लोग बाकी चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, FY 26 में इनका क्वार्टर वन देखोगे तो ऑल्दो इन्होंने लगभग 60 65% पे ग्रो किया है। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे, इनका जो 20% का गाइडेंस होता है वो आपका बहुत कम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये लोग मान लो फर्स्ट क्वार्टर में 60% पे ग्रो करते हैं, तो बेसिकली कंपनी ये कहना चाह रहा है कि आने वाले 9 महीने जो है, जो कि आपका रिलेटिवली जो होता है आपका H2 हैवी होता है, जहाँ पे आपकी वेडिंग और आपका मान लीजिए ये फेस्टिवल डिमांड आता है। तो कहने का मतलब क्या, कंपनी ये कह रहा है कि बचे हुए क्वार्टर में इनका ग्रोथ रेट कुछ आने नहीं वाला है। तो इससे हमें ये दिखता है कि कंपनी जो है अपना गाइडेंस को काफ़ी कंजर्वेटिव रखा हुआ है।
तो ये हो गया इनके गाइडेंस वगैरह के बारे में। तो देखते हैं, कंपनी वही कहता है कि H2 के बाद इनको अगर दिखा, जैसा स्काई गोल्ड ने भी कहा है, तो उसी कंटेक्स्ट में ये लोग भी वही कहते हैं कि H2 के अंदर अगर इनको दिखा तो अपने गाइडेंस को फर्दर बढ़ाएंगे, मतलब 25 से 30% पे वो लोग उसको लेके जाने की बात करते हैं, जैसा इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी किया था, आई थिंक Q2 या Q3 की बात किया था। तो ये इनके गाइडेंस वगैरह के बारे में हो गया। बट इस पर्टिकुलर साल में है ना, आपको मान लीजिए जो इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का पैट आया था, इस पर्टिकुलर साल में देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी की जो उनका जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का पैट है ना, उसको ये लोग अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये पूरा इनका टॉप लाइन पर डिपेंड करेगा। बिकॉज इनके जो मार्जिन है वो तो आपका रैशनलाइज होगी, तो आपको ईयर ऑन ईयर जो है ना, टॉप लाइन के नंबर में भले कुछ परसेंटेज ग्रोथ दिख जाएगी, बट जो बॉटम लाइन है वहां पे आपको उतनी कुछ खास ग्रोथ दिखने नहीं वाली है। तो इस कंटेक्स्ट में आपको इनका सेंगो गोल्ड का जो फॉरवर्ड पीई भी अगर आप निकालोगे ना, जो इनका प्रेजेंट पीई है, वही आपको इसका फॉरवर्ड पीई भी होता हुआ दिखता है। रादर कुछ परसेंटेज पॉइंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के चांसेस तो कम है, रादर इंक्रीमेंट ही दिखेगा अगर इनका जो पैट ग्रोथ है वो आपका कम होता है, बिकॉज लास्ट ईयर का जो बेस है ना वो आपको काफी बड़ा है। तो ये पूरा इनके वैल्यूशन वगैरह के बारे में हो गया, क्या चीजें हो रही है। अब कुछ चीज डिस्कस करते हैं, इनका जो FY30 का जो विजन है उसको जानते हैं। देखिए, कंपनी का अगर आप FY26 देखोगे तो लगभग मान लो 9,500 करोड़, 9,500 या फिर 10,000 करोड़ के आसपास इनका पूरा रेवेन्यू है। तो कंपनी बात करता है कि FY30 तक ये लोग लगभग 20,000 करोड़ की रेवेन्यू करने की बात करते हैं। तो देखिए, 20,000 करोड़ रेवेन्यू करना है और लगभग मान लो 300 करोड़ 300 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं। तो देखिए, अब ये चीज़ कैसे होगी, इससे पूरा ये जो इन्वेंट्री की चीज़ें हैं, कैश फ्लोज की चीज़ें कैसे कनेक्टेड है। तो देखिए, इसको समझते हैं। तो देखिए, अगर आपको मान लो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू करना है, अगर आपको 300 स्टोर्स खोलने हैं, तो आप मान लो प्रति स्टोर कितना आएगा, आप 20,000 को 300 से डिवाइड कीजिए, तो लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए प्रति स्टोर के हिसाब से आता है। अब मैंने आपसे बात किया कि हर स्टोर में लगभग मान लो 2 सवा 2 के बीच में इन्वेंट्री टर्न है, तो उससे आप अगर आप निकालोगे तो 60-65 को डिवाइड कीजिए 2 सवा 2 से, तो आपको मिलेगा कि प्रति स्टोर लगभग आपको 30 से 35 करोड़ इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपको अपने 20,000 करोड़ रेवेन्यू के लिए अपने बैलेंस शीट पे लगभग 7,000 से लेकर लगभग 10,000 करोड़ के बीच में आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी गोल्ड की। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अभी अभी प्रेजेंटली आपको दिख रहा है इनका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी आपका बढ़ा है, बिकॉज इनको जो भी डेप्ट वगैरह है, वर्किंग कैपिटल डेप्ट है, उसको लेने पड़ गए, मतलब जो एबिटा के नीचे आपका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो आपका बढ़ गया, उसके कारण पैट भी आपका अफेक्टेड हो गया। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो कि कंपनी अगर इसी तरह के ट्रैजेक्टरी में रहता है, अगर इनकी इन्वेंट्री टर्न बढ़ती नहीं है, तो आपको ये दिखेगा कि इनका जो FY30 का विजन है ना, उसके लिए इनको आने वाले समय के अंदर और भी बहुत सारा डेप्ट लेना पड़ेगा अपने इस वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए। इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, इनका जो इन्वेंट्री डेज है वो आपका लगभग लगभग मान लो 160 से लेकर 180 डेज पे करने की बात करते हैं। ऑल्दो Q1 के अंदर आपको इन्वेंट्री डेज थोड़ा सा कम दिखा है, बिकॉज Q1 आपका लीन क्वार्टर होता है, तो आने वाले क्वार्टर में वो आपका अगेन बढ़ेगा। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए, अब आपको पूरा अपने बैलेंस शीट के अंदर FY30 तक अगर इन्वेंट्री टर्न इस तरह का ही रहा, तो आपको लगभग 10,000 करोड़ का पूरा आपको और एक्स्ट्रा सोना वगैरह खरीदना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए पूरा पैसा आएगा आपका जो पूरा फाइनेंस कॉस्ट है, वर्किंग कैपिटल लोन्स लेने पड़ जाएंगे। तो उसी कारण जो बॉटम लाइन है उसको सप्रेस होने का काफी डर बना हुआ रहता है यहाँ पे। तो ये पूरा कंपनी के केस में, इसलिए जो मार्केट है इनका, जब तक ये इन्वेंट्री टर्न जो है वो आपका इंप्रूव नहीं होता है, तब तक ये जो बिजनेस है ना, इसमें ये थोड़ा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और तब तक इनकी जो मार्जिन वाला जो दिक्कतें है ना, फ्लक्चुएशन जो होते हैं, वो आपको दिखता रहेगा व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अ कंपनी लाइक आपका कल्याण से कंपेयर कर सकते हो, टाइटन से कंपेयर कर सकते हो। अब इसी चीज को मैं आपको एक अलग वे में समझाता हूँ। तो देखिए, इनका ये मार्जिन, आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कंपनी क्या करना चाहता है। तो अभी अगर आपने देखा, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था कि जो कल्याण ज्वेलर है वहाँ पे भी मैंने आपसे बात किया कि 2-3 साल पहले उनका एसेट टर्नओवर जो था, इन्वेंट्री टर्न जो था, वो आपको मान लो 2-2.5 के बीच में था। तो कहने का मतलब क्या, आप मोटा मोटी ये कंपेयर कर सकते हो ना कि मोरलेस वो आपका सेंगो गोल्ड के जितना ही था। बट आपने ये देखा कि कल्याण ज्वेलर ने क्या किया पिछले 2-3 सालों के अंदर, उसने पूरा अपने मॉडल को शिफ्ट कर दिया फोको मॉडल की तरफ, है ना। तो उन्होंने पूरा फोको मॉडल पे शिफ्ट किया, दूसरा उन्होंने GML लोन्स वगैरह होते हैं उसकी तरफ पूरा शिफ्टिंग किया। तो जब आप GML लोन्स लेते हो ना, तो आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आपका कम हो जाता है। दूसरा, जब आप फोको मॉडल पे काम करते हो, तो वहाँ पे आपकी जो ROCE होती है वो आपका ट्रेंड करता है टुवर्ड्स इन्फिनाइट। कहने का मतलब कि आपकी ROCE इंप्रूव होती है। तो कंपनी को यहाँ से क्या करना है, कंपनी खुद भी ये चीज़ जानता है, और कंपनी यही बात भी करता है। तो कंपनी का जो नया स्टोर का एक्सपेंशन हो रहा है ना, वो आपका मान लो पूरा फोको मॉडल पे होने वाला है। तो कंपनी वही कहता है कि आने वाले समय में अपनी इन्वेंट्री टर्न्स को इंप्रूव करने के लिए ये लोग पूरा फोको मॉडल पे आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, एक तो पूरा फोको मॉडल पे बढ़ेंगे, आगे समय में ये लोग GML वगैरह से भी चीज़ों को इंप्रूव करने की बात करते हैं। तो देखते हैं कैसे ये पूरा कंपनी आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी पूरा खराब हो चुका है या फिर यहाँ से चीज़ें इंप्रूव नहीं हो सकती है। तो ये लोग वही अपने FY30 के विजन के अंदर कहते हैं कि इनका जो ROCE है 20% पे रखने की बात करते हैं, और ROE को अगेन 20% पे रखने की बात करते हैं। तो हमें इस कंपनी के केस में आगे क्या देखना है, तो हमें इस कंपनी के केस में ये देखना पड़ेगा कि इनका धीरे धीरे जो है इन्वेंट्री टर्न्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ से कैसे इंप्रूव होते हैं, उसकी ट्रैजेक्टरी देखनी पड़ेगी। वो आपकी इन लाइन होगी जैसे जैसे इनका जो फोको मॉडल है उसका एक्सपांसन बढ़ेगा।
तो ये पूरा सिंगल गोल्ड के केस में चल रहा है ये सारी चीज़ें। आई होप आपको मोटा मोटी क्या बिजनेस के अंदर चीज़ें चल रही हैं, क्यों इनके मार्जिन्स ऐसे फ्लक्चुएट करते हैं, क्यों इनको हेजिंग इतना कम करना पड़ता है। बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी को हेज पता नहीं है, कंपनी तो चाहेगी ना हमारा 80 90 या 100% पे हेजिंग हो, जैसे आपका पीएन गडगिल भी करने की बात करता है। बट वो चीज़ आपका सिंगल गोल्ड कर नहीं पाता है, बिकॉज इनका जो बैलेंस शीट है ना वही आपको अलाउ नहीं करता है। वेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ अ कंपनी लाइक कल्याण और आपका ये गडगिल वगैरह। तो चलिए मैं सेंगो गोल्ड को यहीं पॉज करता हूँ, तो आपको चीज़ें मालूम चल गई हैं क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं। अब मैं चलिए आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आरबीजेड ज्वेलर्स के केस में क्या हो रहा है। तो देखिए आरबीजेड ज्वेलर्स को देखोगे ना, तो लास्ट ईयर इनका जो बीता था वहाँ पे इन्होंने कुछ आई थिंक 45 करोड़ ऑफ रेवेन्यू किया था। अब आरबीजेड का जो बिजनेस बिजनेस मॉडल है वो आपका तीन तरह से काम करता है। आपका रिटेल वाला मॉडल हो गया, होलसेल वाला मॉडल है, और आपका जॉब वर्क वाला मॉडल है। अब देखिए इसको अगर आपको कंपेयर करना है, आप दो तरह से कंपेयर कीजिए। एक इसको आप वॉल्यूम ग्रोथ पे कंपेयर कीजिए और एक इसको आप रेवेन्यू ग्रोथ पे कंपेयर कीजिए। तो अगर मैं आपको कुछ डेटा बताऊं तो आपको चीज़ें थोड़ी अच्छी समझ में आएगी। तो अगर मैं आपको बताता हूँ तो देखिए अगर आप ये क्या आरबीजेड को देखोगे ना, इनका जो रेवेन्यू है, तो अगर आप देखोगे लगभग 64% जो रेवेन्यू है वो आपका रिटेल से आता है। जो आपका होलसेल है वो लगभग 35% ऑफ रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है, और जो जॉब वर्क है वो आपका 1% पे कंट्रीब्यूट करता है। बिकॉज जॉब वर्क में तो आपको सिर्फ मार्जिन मिलती है ना। ये तो मैंने आपसे इन टर्म्स ऑफ करोड़ बात किया। तो आप देख रहे हो कि 2/3 ऑफ जो रेवेन्यू है वो आपका पूरा रिटेल से आ रहा है। 1/3 ऑफ जो रेवेन्यू है वो आपका मान लो ये होलसेल से आ रहा है। और चलिए जॉब वर्क तो छोड़ देता हूँ, क्योंकि बिकॉज वो सीधा आपके मार्जिन में हेल्प करता है, तो टॉप लाइन में तो कंट्रीब्यूशन है नहीं। अब इसी को मैं आपको कंपेयर करता हूँ आपका वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर से। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, केजी के टर्म्स में बात करेंगे अगर हम लोग, तो आप देखोगे इनका जो मान लो वॉल्यूम के कंटेक्स में देखोगे ना, तो इनका जो होलसेल है वो मान लो टू थर्ड पूरा कंट्रीब्यूट करता है, और जो रिटेल है वो आपका 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। तो कहने का मतलब क्या, और जॉब वर्क में तो आपका सामने वाला पार्टी आपको सोने देता है, गोल्ड देता है, तो वो कंपेयर करने का मतलब नहीं है। तो आपने क्या देखा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, आपका जो रिटेल है वो 2/3 कंट्रीब्यूट करता है, बट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो आपका होलसेल है वो 2/3 कंट्रीब्यूट करता है। तो आपने क्या देखा, जो आपका मतलब जो रिटेल वाला मॉडल है ना, वो आपका एक मच हायर मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, जहाँ पे आपके ग्रॉस मार्जिन होते हैं वो आपका मान लो 12 से लेकर 14% पे होते हैं। और वही जो आपका होलसेल वाला मॉडल है वो आपका मान लो 7 से 8% उनका पूरा ग्रॉस मार्जिन रहता है। अब पूरा जो बिजनेस बिजनेस है, इस बिजनेस का फेस पूरा बदल रहा है। तो आने वाले समय में ये देखोगे आप, कंपनी कहता है कि जो मिड टर्म इनका गाइडेंस है वहाँ पे इनका जो पूरा वॉल्यूम का नंबर है, जो पहले अभी पूरा डोमिनेट करता है आपका होलसेल वाला मॉडल, वो धीरे धीरे आपका रिटेल वाला जो मॉडल है वो आपका वॉल्यूम के नंबर में डोमिनेट डोमिनेट करना लग जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये लोग बात करते हैं आने वाले 2 3 सालों के अंदर आपका जो पूरा वॉल्यूम का परसेंटेज है वो आपका रिटेल से 50% आएगा, और जो आपका होलसेल है उससे भी 50% आएगा। और उसके बाद वो आपका चेंज होकर 75% आपका रिटेल से आएगा, और 25% जो है वो आपका मान लो होलसेल से आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पूरे बिजनेस के अंदर आपका जो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है वो आपका बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। इसका अगर आप पूरा रिजल्ट देखोगे ना, इसका रिजल्ट कहाँ पे दिखेगा, तो जो रेवेन्यू है वो जो ऑलरेडी लगभग 2/3 आपका मतलब रिटेल से आता है, वो आपका यहाँ से बढ़ के कुछ 80% आपका रिटेल से आने लगेगा। फिर और आगे बढ़ के आपका 90% जो है वो आपका रिटेल से आने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस कंपनी के केस में जो भी आपको ये मार्जिन में फ्लक्चुएशन दिखती है ना, मतलब सेंको के केस में भी आपको मार्जिन में फ्लक्चुएशन दिखती है, वही चीज़ आपको आरबीजेड में भी दिखती है। तो सेंको का तो चलिए कैसे होगा हमें देखना पड़ेगा। बाकी आरबीजेड के केस में क्या है ना, जो भी ये मार्जिन में वेरिएशन हो रहा है वो आपको धीरे धीरे जैसे इनके रिटेल शॉप जो है ना वो आपके आना शुरू हो जाएगा, तो आपको चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंगली चीज़ें आपको बदलती हुई दिखेगी। जैसा आपको कुछ खजांची ज्वेलर के केस में दिखा था, जैसे उनका जो चेन्नई वाला जो शोरूम उनका आया है, तो जैसे खजांची के केस में उनका मार्जिन वगैरह बढ़ना शुरू हो गया, तो वही चीज़ आपको आरबीजेड के केस में पूरी यहाँ से प्ले आउट होती हुई दिखती है। अब ये प्ले आउट होना कब शुरू होगा, तो देखिए अभी क्या हुआ है ना, आपने अगर मेरे डीपी आपूषण वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पे हमने बात किया है कि गोल्ड के प्राइसेस जब स्टेबलाइज हो जाते हैं तो कंपनियां जो है ना तेजी से अपने स्टोर ओपनिंग पे वापस फोकस करना शुरू कर देगा। तो उसी चीज़ों को यहाँ पे लेके आइए, तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो आपका आरबीजेड ज्वेलर जो है ये भी आने वाले कुछ समय में बोलता है कि पूरे टोटल 7 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं। मेजरली आपका गुजरात में स्टोर्स खोलेंगे, बिकॉज गुजरात अहमदाबाद में इनका पूरा डोमिनेशन है। तो वो सूरत राजकोट एरिया हो गया, कुछ मान लो आपका महाराष्ट्र या फिर इंदौर वगैरह में खोलेंगे, जिसके बारे में ये लोग भविष्य में बताएंगे। तो चलिए अभी पूरा बात करते हैं हम लोग FY 2027 में क्या चीज़ें होने वाली है। तो अभी तक आपको इनका जो मार्जिन की ट्रैजेक्टरी है वो आपको कैसे बदलने वाली है, कुछ समय में उसका आपको एक स्कोप मिल गया है। दूसरा आपके लिए बात करते हैं स्टोर ओपनिंग के बारे में। तो देखिए इस साल ये लोग 3 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं, 3 या 4 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये लोग मान लो एक इनके अहमदाबाद की स्टोर ऑलरेडी है, सूरत में ये लोग Q2 के अंदर खोलेंगे नवरात्रि के आसपास। एक राजकोट में स्टोर खोलेंगे, वो भी आपका लार्ज फॉर्मेट स्टोर होगा, वो आपका वेडिंग सीजन के पहले खोलेंगे। और एक इनका माहीनगर और एक गांधीनगर में स्टोर खोलने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 4 से 5 स्टोर इस पूरे साल के अंदर खोलने वाले हैं। मोस्टली जो आपके स्टोर हैं वो आपका मान लो 6 महीने के लिए या फिर 5 महीने के लिए पूरा इस फिनेंशियल ईयर में हेल्प करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ Q2 के एंड में खुलेंगे, कुछ Q3 के एंड में खुलेंगे। अब ये जो स्टोर खोलनी पड़ेगी ये पूरी इनलाइन है, जैसे आपका फेस्टिवल सीजन आएगा तो उससे क्या होगा, इनका जो कॉस्ट वगैरह है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प मिलेगा। ये बिल्कुल कुछ वैसा ही है जैसा आप मान लो पीएन गडकरी करता है, कुछ वैसा ही मॉडल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनको पूरे एक्सपोर्ट खोलने के बारे में हो गया। अब देखिए ये तो पूरा बिजनेस क्या क्या चीज़ें कर रहा है, सारी अच्छी 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 बातें हो गई। अब बात करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रहने वाली है इस पर्टिकुलर साल के अंदर। तो देखिए
जैसे हमने विंटेज कॉफी के केस में डिस्कस कर रहे थे कि उनकी जो पैट वगैरह है वो पूरी अफेक्टेड हो जाएगी। तो वैसे ही अगर आप आरबीजेड को देखोगे ना, जैसे इन्होंने लास्ट क्वार्टर में कहा था कि बैंड बाजा बारात के साथ पूरा मार्केटिंग वगैरह पे खर्चा होगा। तो कहने का मतलब क्या, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप इस क्वार्टर को देखो, इस क्वार्टर में देखोगे इनकी जो सूरत वाली स्टोर स्टोर खुलने वाली है, उसके लिए उन्होंने लगभग 50 से 60 एम्प्लॉय को हायर किया। उससे तो उससे क्या होता है, आपके जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो आपके बढ़ जाएंगे। फिर आपका क्वार्टर 2 आएगा, वहाँ पे ये लोगों को मार्केटिंग वगैरह करना पड़ेगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे, तो उसमें खर्चा आएगा, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह होगा, एग्जीबिशन करना होगा, उन सभी चीज़ों में खर्चा आएगा। तो उन चीज़ों के कारण आपका जो बॉटम लाइन है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है इस पूरे साल के अंदर। तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो पूरा साल होगा ना, यहाँ पे आपका जो टॉप लाइन है उसमें तो आपको ग्रोथ आता हुआ दिखता है, बिकॉज जो आपकी सूरत की स्टोर है और आप जो आपकी राजकोट की स्टोर है वो आपको मान लो 1x इन्वेंट्री टर्न से लगभग 5 महीने भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो 200-250 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करने की एक्सपेक्टेशन है। तो वो उसके कारण जो आपका टॉप लाइन है वो तो चलिए ग्रो कर जाएगा, लेकिन जो बॉटम लाइन है उसका थोड़ा चीज़ हमें देखना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम क्या होगा, ये लोग जो पूरे बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हैं, जो इनका पहले मान लो हेजिंग की पॉलिसी थी उसको ये लोग बदल रहे हैं। जैसे डीपी आउसन है वो भी इसी चीज़ को करने की बात करता है। तो वैसे ही आपका आरबीजेड भी है, वो भी आपकी बात करता है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि पहले ये लोग जो नेचुरल हेजिंग करते थे, कहने का मतलब क्या है, जो इनको इन्वेंट्री गेंस वगैरह मिलते थे वो चीज़ों से ये लोग आगे बढ़ के अब जीएमएल के रूप में आगे बढ़ने की बात करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, बैंकों के पास जाएंगे, उनसे सोने के जो भी स्लैब्स वगैरह होते हैं वो खरीदेंगे, उससे गोल्ड बनाएंगे, गोल्ड बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा वापस बैंकों को वो पैसा गोल्ड के रूप में वापस सेल कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये पूरा पूरा बेसिकली गोल्ड मेटल लोन्स के रूप में काम करेंगे। तो इससे इससे इनको लगभग मान लो 5 से 6 परसेंटेज पॉइंट जो है फिनांस कॉस्ट में हेल्प मिलेगा। तो क्या है ना, FY 2027 के अंदर आपको दो चीज़ें दिखेगी। इबिटा के ऊपर आपको मार्जिन में दिक्कत दिखेगी, बिकॉज वहाँ पे खर्चे जो है आपके बढ़ गए। लेकिन जो आपका एबिटा से बॉटम लाइन है वहाँ पे आपको थोड़ा फिनांस कॉस्ट है उसमें थोड़ा हेल्प मिल सकता है, ड्यू टू आपका फिनांस कॉस्ट की कमी होगी वो जीएमएल के कारण। अब अभी तक ये लोग पूरा कुछ जीएमएल करते नहीं है, तो ये लोग की ट्रैजेक्टरी जो है यहाँ से धीरे धीरे 50% पे लेके जाने की बात करते हैं, फिर उसको 70 80 90% पे 90% पे करेंगे। तो ये चीज़ कंपनी के लिए अच्छी है, डायरेक्शनली कंपनी में सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जो इनका FY 2027 रहेगा ना, वहाँ पे आपको बॉटम लाइन में उतना हेल्प दिखेगा नहीं। तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है H2 के अंदर, तो वो चीज़ हमें H2 के अंदर ही दिखेगी। तो उसी बेसिस पे इनका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है बॉटम लाइन के अंदर वो आपको उतना ज़्यादा दिखेगा नहीं। अगर चीज़ें बहुत अच्छी रह गई तो आपको 10% 20% उस तरह का ग्रोथ ग्रोथ रेट दिखेगा। तो ये पूरा आपको आरबीजेड के केस में है, तो मार्केट भी अभी उसी चीज़ का वेट कर रहा है पूरा। तो ये आई होप आपको आरबीजेड के केस में क्या हो रहा है। बाकी ये लोग स्टडीड पोर्शन की तरफ जाने की बात करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि लगभग इस साल के एंड तक 20% जो इनकी पूरी इन्वेंट्री है उसको स्टडीड पोर्शन हो गया है, फिर जो ये होते हैं ना 18 कैरेट हो गया, 9 कैरेट हो गया, उस तरफ जाने की बात करते हैं। तो ये पूरा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखोगे ना, जो ऐसे आपका ये आरबीजेड ज्वेलर है, इसका अगर आप इन्वेंट्री टर्न देखोगे ना तो वो भी आपका मान लो 2.5 से 3 के बीच में आता है। अगेन देखिए सेंको से जाता है, तो उस तरह से आप बिजनेस मॉडल को देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। तो ये पूरा चीज़ के बारे में है। और जो पूरा आरबीजेड है ना, अभी जितने भी अपने स्टोर्स को खोलेगा वो आपका पूरा कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड ही होगा। भविष्य में जब इनका ब्रांड बन जाएगा अच्छे से नए नए लोकेशन पे, तो आगे जाके फ्रेंचाइज स्टोर्स खोलने की बात करते हैं। तो ये पूरा बिजनेस के बारे में है। तो बिजनेस बहुत अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। बाकी हमें देखना पड़ेगा इनका स्टोर ओपनिंग कैसा रहता है। तो देखते हैं 1 2 क्वार्टर इसको ट्रैक करेंगे और अच्छे से, तब दिखेगा इस बिजनेस के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे नई नई चीज़ें आपको बदलाव होते हुए दिखेंगे। तो आई होप आप दोनों बिजनेस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। सेंको गोल्ड में मार्जिन फ्लक्चुएशन के क्या कारण है वो समझ में आ गया होगा। आरबीजेड के अंदर मार्जिन क्यों वैरी करते हैं वो भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोनों बिजनेस की जो ट्रैजेक्टरी है। चलिए अब आरबीजेड की भी अगर मैं फॉरवर्ड वैल्यूएशंस के बारे में बात कर लूँ ना, तो आरबीजेड का भी सिंस बॉटम लाइन आपको उतना स्ट्रांगली ग्रो होता हुआ नहीं दिखता है, तो इनका जो फॉरवर्ड पीई भी है वो भी मोर और लेस आपका इनलाइन रहेगा जो इनका प्रेजेंट पीई है। तो मार्केट ने दोनों कंपनी को एक तरह से मतलब बहुत ही कम पीई पे रखा हुआ है। देखते हैं जैसे सेनो गोल्ड है, जैसे जैसे उनके मार्जिन स्टेबलाइज होंगे ना तो मार्केट उसको अगेन फेवर करना शुरू कर देगा, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी प्रॉफिट्स तो अर्न कर ही रहा है, चाहे किसी भी मेथड से करे। और सेम चीज़ आपके आरबीजेड भी है, इनके जब स्टोर्स आने शुरू हो जाएंगे उनकी प्रॉफिटिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा डायरेक्शनली बिजनेस जाता हुआ दिखता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। आई होप आपको जितनी भी ज्वेलरी सेक्टर में चीज़ें चल रही हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए बाकी कंपनी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।